हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन संख्याओं पे बनते हैं, जितनी भी टाइप की संख्याएं होती हैं, वो सारी बातों को जानेंगे। और आज की क्लास की अगर बात की जाए तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। और आपने कहीं पर भी पढ़ा हो, लेकिन आज की पूरी क्लास आप देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आज आपको हम रियल नंबर के बारे में पढ़ाते हैं। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की बात की जाए तो इसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं, ओके। तो अगर वास्तविक संख्या की बात की जाए तो वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, बड़ी ज़बरदस्त क्लास होगी आज की। मतलब आज की क्लास में आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को मिलेंगी जो आपको हो सकता है ना पता हो। तो लास्ट तक रहिए, बहुत अच्छी क्लास होगी। ठीक है, तो डेसिमल नंबर होता है और दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो पार्टों में बांटा गया है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, और इंटीजर की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी बातें हैं, वो सारी आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे, और उन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पूर्णांक की बात की जाए कि पूर्णांक क्या होता है, तो जितने भी आपके नंबर हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर होता है 0 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, ऐसे इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इधर अगर बात की जाए तो माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी नंबर हों आपके, चाहे वो प्लस का नंबर हो, चाहे वो माइनस का नंबर हो, और चाहे वो 0 हो, ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। ठीक, तो इंटीजर की अगर बात की जाए तो इंटीजर पे भी क्वेश्चंस भी देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात थोड़ा लास्ट में रखेंगे। ठीक, तो इंटीजर आपको समझ में आ गया क्या होते हैं। चाहे कोई नंबर प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, सारा का सारा पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। ठीक, अगर इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर को अलग अलग पार्टों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इंटीजर की अगर बात की जाए तो इंटीजर का पहला क्लासिफिकेशन होगा ये। ठीक है, सारी बातें समझेंगे। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। इंटीजर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक, समझ में आ रहा है। एक होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, और दूसरा होता है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक। ये इंटीजर के 3 पार्ट में ये पहला क्लासिफिकेशन है। अभी और भी होंगे, सारी बातें समझेंगे। इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया है पहले के हिसाब से। ये इसका पहला यहाँ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताए, जो भी आपके सामने ये सारे नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, अभी हमने बताया है। तो जितने भी ये प्लस के नंबर आप देख रहे हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, या आगे जो भी नंबर आ रहा होगा प्लस में, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो 1, 2, 3
4, ऐसे ही पूरा अनंत तक जितने भी नंबर होंगे ये सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हैं। मतलब आगे कोई भी नंबर आप ले ले, प्लस का 10 ले ले, प्लस का 11 ले ले, प्लस का 100 ले ले, मतलब जितने भी आपको प्लस के नंबर दिए जाएंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। निगेटिव इंटीजर की बात की जाए तो जितने भी आपके माइनस के नंबर हैं, जैसे -1, -2, -3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, -4 आएगा, -5 आएगा, माइनस का 11 आएगा, माइनस का 14 आएगा, तो ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ओके, और दूसरी बात याद रखिएगा, 0 ना ही प्लस में है ना ही माइनस में है, इसे उदासीन पूर्णांक कहा जाता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक, तो ये बातें हमें जाननी है। अब देखिए पेपर में जब क्वेश्चन लगाए जाते हैं संख्याओं पे, नंबर्स पे, तो वहाँ पे अक्सर आपसे बोलता है, क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में देता है धनात्मक पूर्णांक है, बी ये है, ए ये है, तो वहाँ पे ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तब आपको बताएंगे कि धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो ये धनात्मक ही हो सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक जब आपको पता होगा तभी वो बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में जितनी बातें आपको देता है उन सारी बातों का कोई ना कोई रीज़न होता है, तो वो सारी बातें जब आपको हम वहाँ पढ़ाएंगे तो उन सारी बातों का रीज़न बताएंगे, क्यों दिया गया, उसका यूज़ क्या है, वो सारी बातें जब डिस्कस की जाएंगी तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। एक बात याद रखिएगा, जितना हम इधर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उतना बड़ा पूर्णांक मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। मतलब कहने का है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें बड़ा पूर्णांक मिलता जाएगा। जितना इधर आगे बढ़ेंगे उतना छोटा पूर्णांक मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे -1 छोटा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना छोटा बनता जाएगा वो। मतलब आपसे ये है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहे कि -100 है, मान लीजिए हम आपसे कहे कि -100 है और 0 है, दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों में छोटा कौन है, तो -100 छोटा है क्योंकि वो उधर आया है बाद में। ठीक, अगर 0 की बात की जाए तो ये बड़ा होगा। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। तो अभी जब क्वेश्चंस लेंगे, जब क्वेश्चंस की क्लास होगी तो ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन पहले आप इनके बारे में जान लीजिए कि ये संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इन सारी बातों का यूज़ वहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा इंटीजर का पहला क्लासिफिकेशन 3 पार्टों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे की बात करते हैं। इसका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? बहुत ज़बरदस्त टाइप की क्लास है, बस लगातार बने रहिए। आज की क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके सामने, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर का दूसरा क्लासिफिकेशन है ये, इसे 2 टाइप में बांटा गया है। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। एक होता है इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर जिसको हिंदी में सम संख्या कहा जाता है, और एक होता है ऑड नंबर जिसको हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है। तो 2 टाइप से बांटा गया है इसका सेकंड उसमें क्लासिफिकेशन में। मतलब पूर्णांक को इवन नंबर और ऑड नंबर 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक बात आपको बताएं, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, अगर इन दोनों की बात की जाए, इवन और ऑड नंबर की बात, तो यहाँ पे हमेशा हम 2 से चेक करते हैं। ये बात याद रखिएगा, 2 से। क्या मतलब है? अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य है, तो वो संख्या इवन नंबर कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब 2 से भाज्य होने वाली कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से भाज्य है तो वो सम संख्या होगी, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो। एक बात इंपॉर्टेंट हमने कही है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर माइनस का नंबर भी 2 से डिविजिबल है तो वो भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, 2 से डिविजिबल, 2 से भाज्य का मतलब समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12 और 13 की बात की जाए तो 12 2 से पूरा 6 बार में डिविजिबल है, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। और अगर 13 की बात की जाए तो 2 से 6 बार में 12 आएगा, लेकिन एक रिमाइंडर शेषफल देने लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो संख्या 2 से भाज्य है, 2 से डिविजिबल है, उसे इवन नंबर कहा जाएगा, सम संख्या। और जो संख्या 2 से भाज्य नहीं है,
2 से भाज्य नहीं है वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और एक बात मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी आगे हम समभाज्य संख्या पढ़ाएंगे, अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने सिर्फ 2 की बात की है। जो 2 से भाज्य है वो सम संख्या है, जो नहीं भाज्य है वो ऑड नंबर विषम संख्या है। ठीक है, 2 से ही चेक करेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई नंबर हमने लिया वो 3 से जा रहा है, ठीक है, तो हमें 3 से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि सर ये तो 3 से भी जा रहा है, तो 3 की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। जो संख्या 2 से जाएगी वो सम संख्या, जो नहीं जाएगी वो ऑड नंबर विषम संख्या। तो और अब जैसे मान लीजिए आपके सामने इंटीजर लिखे हुए हैं, तो इसमें वो सारे नंबर निकाल लीजिए जो 2 से जाते हैं, वो सारे के सारे सम संख्या कहलाएंगे, कोई भी नंबर हो। तो हमने जैसे ही देखा यहाँ पे आगे 4 आया होगा, 2 देखिए जा रहा है, 4 जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आ रहे होंगे आगे, वो सारे क्या होंगे? सम संख्या। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हमने आपसे भी क्या कहा, चाहे प्लस का नंबर जा रहा हो चाहे माइनस का नंबर जा रहा हो, अगर वो 2 से भाज्य है, 2 से डिविजिबल है, तो वो सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो माइनस का 2 भी 2 से जाएगा। ठीक है, आगे माइनस का 4 आया होगा, ये भी 2 से जाएगा। तो याद रखिए प्लस का 2 भी सम संख्या है, माइनस का 2 भी है, प्लस का 4 भी है, माइनस का 4 भी है। मतलब कहने का चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, अगर 2 से जाएगी तो वो सम संख्या होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 0 जो है, 0 सभी संख्याओं से भाज्य माना जाता है, सभी संख्याओं से डिविजिबल है। तो जब सभी संख्याओं से डिविजिबल है, सभी संख्याओं से भाज्य है, तो 2 से भी भाज्य होगा। और अगर 0 2 से भाज्य है तो इसका मतलब 0 भी एक सम संख्या होगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, 0 भी एक सम संख्या होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्लस की सारी संख्या सम है, साथ में 0 की संख्या भी एक सम है। ठीक है, 0 भी एक सम संख्या है, माइनस का 2 भी एक सम संख्या है, माइनस का 4 भी एक सम संख्या है, माइनस का 6 हो अनंत तक जितनी भी संख्या होंगी निगेटिव में, वो सारी की सारी सम संख्या होंगी। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, साथ में 0 भी सम संख्या होता है। एक बात आपको बताए, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हमने पूछा। ठीक है, बहुत छोटी बात आपसे पूछने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने हम लिख के दे रहे हैं, मान लीजिए 37 है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे 48 लिख देते हैं, और एक 97 लिख देते हैं, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हमने आपसे पूछा इनमें से कौन सी सम संख्या है, इनमें से कौन सी इवन नंबर है, तो आप जैसे ही देखेंगे ये 2 से भाज्य नहीं है, ये 2 से भाज्य नहीं है, और 48 को जैसे ही आप देखेंगे तो आप तुरंत बाकियों को भूल जाएंगे। आप कहेंगे सर 48 ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य हो रही है, इसका मतलब यही सम संख्या होगी। मतलब यहाँ पे 48 आंसर करेक्ट है, और बहुत आसान भी है। और 48 को आप जैसे ही देखेंगे आपको बिल्कुल सब कुछ आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 0 होता, ठीक है, और हमने आपसे पूछा इनमें से कौन सी सम संख्या है, तो आप इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सम संख्या नहीं है, 0 को देखेंगे, लेकिन 0 के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे आप। तुरंत आप तय कर लेंगे कि इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ना होता, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने 41 लिख दिया। ठीक, तो आप देखेंगे ये विषम संख्या, ये भी है, ये भी है, तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो गया। तब आप 0 के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा कि जब 3 गलत हैं तो 0 हो सकता है। लेकिन अगर एक ऑप्शन लगा हो इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप 0 के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आपको लगेगा तीनों ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं वाला सही होगा जो कि गलत है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बाकी इनके जब क्वेश्चंस लेंगे तो वहाँ पे और ढेर सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। अभी आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको कहीं पर भी फंसा सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या के बारे में जानते हैं। जो संख्या 2 से भाज्य होगी वो इवन नंबर है, और जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होगा वो ऑड नंबर है। सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, जितनी भी संख्या यहाँ बची होंगी वो कौन सी संख्या है? वो वही संख्या है जो 2 से भाज्य नहीं है, तभी तो हमने छोड़ा है उन्हें।
तो इसका मतलब वो सारी की सारी ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सारे होंगे विषम। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। और इधर अगर निगेटिव की बात की जाए तो -1 हो गया, -3 हो गया, इधर भी जितने होंगे अनंत तक वो सारी संख्या आपकी विषम संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0, 2, 4, 6, -2, -4 ये सम संख्या है, और जो बाकी के बचे हैं -3, -1 और -1, +1, +3, +5 ये सारे ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो अगर इन पे आपको सारी बातें पता हैं तो इनके क्वेश्चंस भी आसानी से किए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें भी आपको आगे भी इनके बारे में बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और बात जान लेते हैं। अभी तो आपको बस इनके बारे में हम बता रहे हैं, जब इनके बारे में हम डिटेल से क्वेश्चन कराएंगे तो इनकी एक एक बातों को वहाँ बताएंगे, क्वेश्चंस के साथ क्लियर करेंगे। अभी आप इनके बारे में बस जानिए कि ये संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या यहाँ पे आती हैं। ठीक, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आपको बताएं, इंटीजर की अगर बात की जाए तो इंटीजर के हमने 2 क्लासिफिकेशन देखे हैं। एक बार उसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पहला क्लासिफिकेशन आपने देखा है तीन टाइप की संख्याएं हैं, ये पहला क्लासिफिकेशन था। क्या था? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, निगेटिव इंटीजर होता है, और एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा हमने क्या जाना? दूसरा हमने जाना एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, ये दूसरे में जाना। अब इसके आगे की और बातें जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो तीसरे के बारे में थोड़ी बातें हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए एक नंबर होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, पेपर में इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत छोटे छोटे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? देखिए एक बात बताएं, आपको क्या लगता है? आप एक बात सुनते हैं डेली या आपने बहुत बार सुन चुके हैं कि ज़ीरो की खोज भारत में हुई है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि ज़ीरो की खोज जो है वो बाद में हुई है। तो जब ज़ीरो की खोज बाद में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा 1 से 9 तक संख्या पहले से थी। सीधी सी बात है, बिल्कुल थी। लेकिन आपको ये लगता है कि जो संख्या पहले से थी, क्योंकि प्राकृतिक शब्द लगा है, तो आपको लगता है जो पहले से थी वही प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल सी फीलिंग आ रही है कुछ। ठीक है, तो आप सोचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक रुक जाएंगे आप। ठीक है, आप कहेंगे सिर्फ यही प्राकृतिक संख्या होती है, आगे 10 नहीं लेंगे। आप कहेंगे अब 0 आने लगा है और ये मेन नंबर हैं, बाकी संख्या इनसे बन रही हैं, तो उन्हें प्राकृतिक नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। देखिए प्राकृतिक संख्या वो होती है, ठीक है, ऐसी संख्या जिनका इस्तेमाल गिनने के लिए किया जाए, काउंटिंग में किया जाए, किसी चीज़ को गिनना हो तो उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम इस मार्कर को गिनने जाए, मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, इस मार्कर को गिनना है, तो हम सबसे पहले क्या गिनेंगे? 1। 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 गिनेंगे हम, तो 1 पहली प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अगला 2, फिर अगला मार्कर 3, फिर अगला मार्कर 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी आया होगा मार्कर, 10वां भी आया होगा, 11वां भी आया होगा, 12वां भी आएगा। तो कुल मिला के 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाए, नेचुरल नंबर की बात की जाए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जितनी भी संख्या हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे आप ये बात लिख लीजिएगा कि आगे 10 भी है, 11 भी है, और अनंत तक, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे प्राकृतिक होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी को गिनते हैं, मान लीजिए हमें इस मार्कर को गिनना है, काउंटिंग करनी है, इसका कैप हमने हटा दिया,
तब भी इस मार्कर को 1 गिना जाएगा। ठीक है, मतलब गिनने में चाहे कोई चीज़ कम हो ज़्यादा हो, आधी वाधी नहीं गिनी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ काउंटिंग की जाए तो वहाँ पे बटे वाली संख्या का इस्तेमाल नहीं करते हम। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही कोई माइनस के नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी संख्याएं गिनने में इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सब का गिनने में इस्तेमाल करते हैं और वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसका आंसर 1 होगा। या आपको 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो आप पहचान सकते हैं। और बाकी इन पे काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको आगे हम करवाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, इसका क्लासिफिकेशन पहले हमने इन 3 पार्टों में बांटा, फिर इन दोनों में, अब आ गए हैं इसके अलग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। और अब अगर मान लीजिए इंटीजर की बात की जाए तो इसको एक होता है इसमें होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, तो होल नंबर के बारे में जानते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे तो डायरेक्ट बनता है पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, सीधे क्वेश्चन यही बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे अगर बात की जाए कि पूर्ण संख्या होती क्या है, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगी, क्योंकि इनका सबका गिनने में इस्तेमाल होता है। अगर प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर ले, 0 को शामिल कर ले, मिला ले, तो 0 को मिला लिया। तो अभी तक तो ये प्राकृतिक संख्या थी, सिर्फ प्राकृतिक थी, लेकिन जैसे ही आपने 0 को मिला लिया तो अब ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को लेने पर वो सारी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो आपसे पेपर में पूछेगा पहली पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका आंसर 0 सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पेपर में कई बार आ चुका है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। आप कह रहे होगे सर, मैं 2 की बात करता हूँ, आप कह रहे होगे सर 2 प्राकृतिक में भी है, ठीक है, 2 होल नंबर में भी है, पूर्ण संख्या में, 2 सम संख्या भी होगा, इवन नंबर भी होगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 2 पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, ठीक, 2 इवन नंबर भी होगा, सम संख्या भी है, 2 प्राकृतिक संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है। एक संख्या कई संख्याओं के नाम से जानी जा सकती है। जब पेपर में पूछेगा तो कोई भी संख्या पे पूछ लेगा आपसे, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो वहाँ पे हमें ऑप्शन देख के उसका आंसर देना होगा। तो ये मत समझिए कि अगर कोई भी संख्या प्राकृतिक है तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली पूर्ण संख्या क्या है, तब तो फिर 0 सही होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन से जब इस पे देखेंगे आप, तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर हमने जो सीखे हैं ये सारी बातें जो हमने जानी हैं, इनका यूज़ क्या है। और एक बात आपको फिर बताए, ये जो हम पूरा इनको बांट कर दिखा रहे हैं ना आपको, ठीक है, हमने आपको ये पूरा बांट के दिखाया। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर के इतने पार्ट हैं, ये वो दुनिया भर की बातें। देखिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ना है कि आप इसे जाके बिल्कुल याद कर रहे हैं कि रियल नंबर के 2 पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये जानना है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या पे बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूर्ण संख्या पे बनेगा, तो आपको ये मालूम हो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। हमें ये नहीं मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसके उनको पार्ट में बांटा गया है, इससे कोई खास मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा हम डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बाकी आप अगर डायरेक्ट उनके बारे में याद कर लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक, उसी के आगे देखते हैं और संख्याओं के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर। देखिए अब जानते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक, भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे।
और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसको हिंदी में अभाज्य संख्या या इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। और एक बात आपको हम बताएं, ये पेपर में अभाज्य से नहीं रूढ़ संख्या के नाम से बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम। दोनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इन दोनों नंबर को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इनके बारे में पूरी बातों को जानते हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने नंबर लिखा है 14 है, 15 है, 14, 15, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। ये हमने बहुत सारे नंबर ले लिए, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, अभी हमने आपको सम संख्या के बारे में पढ़ाया था, इवन नंबर के बारे में, फिर हमने आपको ऑड नंबर के बारे में पढ़ाया था। इन दोनों के बारे में अभी पढ़ा चुके हैं। और हमने एक बात आपसे बताई थी कि जब भी आपको कोई भी नंबर पहचानना हो, सम संख्या है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं, तो हमेशा 2 से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? 2 से। और अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है तो वो इवन नंबर कहलाता है, और अगर 2 से भाज्य नहीं है तो ऑड नंबर कहलाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से चेक किया जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नंबर 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम चेक करेंगे जो 2 से जाएगा वो इवन नंबर, जो नहीं जाएगा वो ऑड नंबर। 2 से चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर किसी भी नंबर को हमें चेक करना है कि वो भाज्य है कि अभाज्य, मान लीजिए हम 14 की बात करते हैं, 14 को 2 से नहीं चेक करेंगे, कोई भी नंबर से जा रहा हो 14, ये कोई भी नंबर से अगर जा रहा होगा तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी, और अगर नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर 2 का लेना देना नहीं है, 2 से भी चेक करेंगे, 3 से भी, 4 से, 5 से, सबसे चेक करिए आप। तो हमने देखा 2 की अगर बात की जाए तो 2 जो है 14 की बात की जाए तो ये 2 से और 7 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये 3 और 5 से जाएगा, तो ये भी क्या हो गई? भाज्य संख्या। ये 2 से, 4 से, 8 से जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। और अगर 18 की बात की जाए तो ये 2 से और 9 से जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है। तो ये सारी संख्या कोई ना कोई संख्या से जा रही हैं, तो ये सारी भाज्य संख्या होंगी। अब अगर यहाँ पे 17 की बात की जाए तो 17 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, ना ये 2 से जा रहा है, ना 3 से जा रहा है, ना कोई भी संख्या से जा रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। और वैसे 19 भी किसी भी संख्या से नहीं जा रहा है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 से नहीं चेक करेंगे, सभी संख्याओं से चेक किया जाता है कि कौन सी संख्या जा रही है, भाज्य है, कौन सी संख्या नहीं भाज्य है। ठीक है। तो ये बातें तो समझने के लिए आसान है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या भाज्य है कि भाज्य है, तो आप पहचान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक बात आपसे की जाए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी या भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो इनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, ठीक, फिर 11 होगी। अब 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से जाता है, 3 से भाज्य है। फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, ऐसे इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे भाज्य संख्या की बात की जाए तो पहली भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि ये 2 से भाज्य होता है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर आएंगे जो कि भाज्य होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, अगर 1 की बात की जाए तो 1 को ना ही भाज्य माना जाता है, ठीक है, और ना ही अभाज्य माना जाता है। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी संख्या ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन में दिया होता है, उसे देख के टिक करेंगे। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 1 को ना ही भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य माना गया है। ऐसा क्यों है कि 1 ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है? पहली अभाज्य संख्या 2 को ही क्यों माना गया है? ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए एक बात आपको बताए, अभी जो हमने आपको बताया था कि भाज्य अभाज्य संख्या कैसे पहचाना जाता है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए थी कि आप अगर कभी भी कोई संख्या दी जाए और भाज्य अभाज्य पहचानना हो तो आप आसानी से पहचान सके।
लेकिन इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानते हैं कि भाज्य अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक, वहाँ से सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि एक अभाज्य भाज्य क्यों नहीं माना जाता या इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। वैसे आप समझ चुके हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें सीखनी चाहिए। मान लीजिए आपके सामने हमने लिखा 1 2 3 4। ठीक, 4 नंबर लिए हैं, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं, समझाने के लिए 4 बहुत हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 को गुणनखंड किया, फैक्टर करके लिखा, तो इसका फैक्टर होगा 1 × 2 × 2, फैक्टर हो गया। फिर हम 3 को फैक्टर करके लिखेंगे, 1 × 3, 2 को लिखेंगे 1 × 2 और 1 को लिखेंगे तो सिर्फ 1 लिखा रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ पर भी एक बार और गुणा 1 कर ले, तो अगर यहाँ पर एक बार और करेंगे तो ऐसे सब में जितना मन हो उतना आप कर ले। एक तो भाई सबसे किया जा सकता है गुणा, चाहे आप जितनी बार कर ले, तो ऐसा तो नहीं किया जाएगा ना। एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 1 को सिर्फ 1 लिखेंगे, 2 को 1 × 2, 3 को 1 × 3, 4 को हमने 1 × 2 × 2 लिख दिया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसकी डेफिनेशन मेन क्या है। अगर किसी संख्या के 2 फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। डेफिनेशन इसकी मेन है ये, वो हमारे आपके समझने के लिए था जो अभी हमने आपको बताया था। तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, वो तो समझ में आ गया लेकिन ये भी समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, गुणनखंड हो, अगर सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। और अगर किसी संख्या के मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर 2 फैक्टर हैं तो अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 फैक्टर हैं तो अभाज्य संख्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो भाज्य संख्या। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए तो 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 2। 3 के कितने हैं, 1 और 2, तो ये दोनों अभाज्य संख्या। देखिए 2 3 लिखी हमने। 4 की बात की जाए, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 3 है, 2 से ज़्यादा हैं, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन 1 की अगर बात की जाए तो 1 के ना ही 2 फैक्टर हैं ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसका मतलब 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि 1 ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछे सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होगी, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, एकमात्र सम अभाज्य संख्या तब भी 2 होगी। ठीक है, तो ये आपकी संख्याओं के बारे में हमने कुछ बातें बताई हैं, जिसमें से अभाज्य संख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की बात की जाए तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, या पहली 5 अभाज्य संख्या का सम कितना होगा, योग कितना होगा, पहली 10 अभाज्य संख्या का सम कितना होगा, योग कितना होगा, 3 अभाज्य संख्या क्या होंगी, 4 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, तो वहाँ पे इसकी एक एक बातों के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं या जो बन सकते हैं, उन सारी बातों को वहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, और बाकी कल मिलेंगे तो इसके आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस और बनते, जो भी संख्याएं बची हैं, उनको कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितने भी आपके जानने वाले हैं सबको भेजिए, बताइए कि आप संख्याओं के बारे में पढ़ कर देखें, अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।